हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत वर्नर्स थ्योरी का अध्ययन करेंगे। देखिए वर्नर्स थ्योरी को सर्वप्रथम अल्फ्रेड वर्नर ने, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में दिया था। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में दिया था तथा 1913 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बंध को सबसे पहले बताया था। बंध को सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर साहब ने बताया था, इसीलिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इन्होंने केवल कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन यौगिकों में, समन्वय यौगिकों में बंध को बताया था। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, COH2O6Cl3 या हो सकता है COH2O5ClCl2। इस प्रकार के यौगिकों में बंधन की प्रकृति को बताया था अल्फ्रेड वर्नर साहब ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वर्नर थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु है अल्फ्रेड वर्नर साहब के कि यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और एक है द्वितीयक संयोजकता। दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है यौगिकों में। पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। अब देखते हैं ये प्राथमिक संयोजकता होता क्या है। यह प्राथमिक संयोजकता सेंट्रल एटम की केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था को इंगित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था को इंगित करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है। जबकि द्वितीयक संयोजकता सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु के समन्वय संख्या को इंगित करता है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अपने मन से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, पहला मुख्य बिंदु है कि यौगिकों में, समन्वय यौगिकों में या उपसहसंयोजी यौगिकों में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था को इंगित करता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता सेंट्रल एटम के समन्वय संख्या को इंगित करता है। समन्वय संख्या मतलब उस केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से कितने अन्य परमाणु घेरे हुए हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था तो निकालना मैंने सिखाया ही था। दूसरा पॉइंट है, इसे केवल ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन संतुष्ट करते हैं। नेगेटिव आयन ही संतुष्ट करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को केवल नेगेटिव आयन ही संतुष्ट रखते हैं, जबकि इसे कोई भी लिगेंड संतुष्ट करता है। किसी से भी वे संतुष्ट हो जाते हैं। द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट होता है। ठीक है, लिगेंड हमने तीन प्रकार का पढ़ा है। एक होता है नेगेटिव लिगेंड, उदासीन लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और उदासीन लिगेंड, और एक होता है धनात्मक लिगेंड। तीनों प्रकार के लिगेंड हमने पढ़ा है। तो कोई भी लिगेंड के द्वारा ये द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट हो जाता है, जबकि नेगेटिव आयन
के द्वारा ही प्राथमिक संयोजकता संतृप्त होता है, संतुष्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसे डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्राथमिक संयोजकता को, जबकि इसे सॉलिड लाइन के द्वारा इंगित करते हैं, इसे सॉलिड लाइन के द्वारा इंगित करते हैं और इसे डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ होता है। उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर व बाहर दोनों तरफ पाया जाता है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप, इसमें क्या लिखना है, प्राथमिक संयोजकता उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर व बाहर दोनों तरफ पाया जाता है। पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, ठीक है। जबकि ये केवल उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है, केवल उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है द्वितीयक संयोजकता। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, ये केवल अंदर व बाहर पाया जाता है, वो केवल अंदर पाया जाता है। ये जियोमेट्री के लिए, यौगिक के जियोमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। यौगिक के प्राथमिक संयोजकता यौगिक के जियोमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते रेस्पॉन्सिबल, जबकि यह यौगिक के जियोमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जियोमेट्री के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? द्वितीयक संयोजकता। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैं एक बार पुनः बता रहा हूं कि वर्नर्स थ्योरी के जो प्रमुख बिंदु है, मैं पुनः बता रहा हूं आपको पूरा सेंटेंस के रूप में लिखना है। देखिए, यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। पहली है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था को इंगित करता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के समन्वय संख्या को इंगित करता है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राथमिक संयोजकता नेगेटिव आयन के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं, संतृप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता कोई भी लिगेंड के द्वारा ये संतुष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता को डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता उप सहसंयोजी यौगिकों के अंदर व बाहर उपस्थित होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता केवल अंदर ही उपस्थित होता है। यह यौगिक के जियोमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता यौगिक के जियोमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और यह नहीं होता। क्लियर है इतना तो आपको समझ में आ गया। इसे आप उदाहरण से समझते हैं। देखो, प्राथमिक संयोजकता होता क्या है। जैसे मैंने ये पहला उदाहरण दिया है आपको, COH2O6, इसको मैं बाद में लिखता हूं। पहला उदाहरण देखिए, यहीं पे पहला उदाहरण है COH2O6Cl3। पहला उदाहरण है। यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कोबाल्ट, ठीक है, ब्लैक पेन से ही लिखता हूं, कोबाल्ट। H2O6 बोला है तो एक काम करता हूं, इधर भी OH2, H2O, OH2, 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 ठीक है। और Cl3 को कैसे मैं लिखूंगा? Cl, Cl, Cl। ये क्या है? कोष्टक के बाहर। कोष्टक के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी क्षेत्र। कोष्टक के बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? काउंटर आयन या आयनीकरण क्षेत्र। आयनीकरण क्षेत्र कहते हैं। तो वर्नर्स के अनुसार प्राथमिक संयोजकता कौन सी है? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। जो Cl3 दिख रहा है, यही वर्नर्स के अनुसार प्राथमिक संयोजकता है, जो कि उप सहसंयोजी क्षेत्र के बाहर उपस्थित होता है और अंदर भी उपस्थित होता है। अंदर किस प्रकार से उपस्थित होता है देखते हैं। अब देखो, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्राथमिक संयोजकता कौन सी है? ये जो क्लोरीन है, यही इसकी प्राथमिक संयोजकता है, जबकि इस कोष्टक के अंदर जो 6 OH2 अणु दिख रहे हैं, H2O के अणु दिख रहे हैं, जल के अणु दिख रहे हैं, यही इसकी द्वितीयक संयोजकता को इंगित करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लो डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। डॉट लाइन कहाँ पे है, ये क्लोरीन यहाँ पे है, तो ये होगी आपकी प्राथमिक संयोजकता। और देखो नेगेटिव आयन के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं, तो ये कोष्टक के बाहर यहाँ पर जो उपस्थित है वो क्या होगा, नेगेटिव आयन के द्वारा ये नेगेटिव आयन को ही इंगित करता है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन ही है। और केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं या उसको इंगित करते हैं। अब इसको जब हम बाहर करेंगे तो ये कोष्टक के बाहर कौन सा चार्ज होगा, 3+ चार्ज होगा। जब 3+ चार्ज होगा तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा होगा, 3+ होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के समन्वय संख्या को इंगित करता है। यहाँ पर लिखा है समन्वय संख्या को इंगित करता है। तो इस जो वाटर अणु दिख रहे हैं, इस कोबाल्ट को घिरे हुए हैं यहाँ पर वाटर अणु, वो क्या है, द्वितीयक संयोजकता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी होगी इस कोबाल्ट की, 6। समन्वय संख्या का मान यहाँ पर 6 होगा, 6। क्लियर है, तो यही होता है वर्नर्स का सिद्धांत। एक और उदाहरण देता हूँ, देखिए एक और उदाहरण यहाँ पे मैं देता हूँ। ये वर्नर्स में केवल कोबाल्ट के यौगिकों में ही दिया था, ये जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। अन्य समन्वय यौगिकों में वर्नर्स ने कोई सिद्धांत नहीं दिया था, केवल कोबाल्ट के यौगिकों में ही अध्ययन किया था। क्लियर है, तो एक दूसरा उदाहरण देते हैं, वो भी कोबाल्ट का ही देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या देखता हूं मैं, COH2O5 Cl, और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl2। अब इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं, इसका मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं, कोबाल्ट यहाँ पर होगा, OH2 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 वाटर अणु होगा। अब देखो 2 क्लोरीन बाहर है जबकि 1 क्लोरीन अंदर है, तो इसको मैं क्या डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करूंगा और सॉलिड लाइन के द्वारा ही प्रदर्शित करूंगा। और बाहर में जो होगा वो 2 क्लोरीन और इस प्रकार केवल डॉट लाइन के द्वारा Cl और डॉट लाइन के द्वारा Cl, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। COH2O5 Cl की संरचना इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। पेंटा एक्वो मोनोक्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड इसका नाम होगा। क्लियर है, तो इसकी संरचना कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। जो द्वितीयक संयोजकता है, सॉरी प्राथमिक संयोजकता क्लोरीन है, वो अंदर का बाहर भी इंगित होता है। तो ये अंदर भी है क्लोरीन और क्लोरीन बाहर भी उपस्थित है। यहाँ पे मैंने लिखा है उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर व बाहर उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से ये दोनों उदाहरण में ये सारा पॉइंट समझ में आ जाता है। यदि आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे पॉइंट इन दोनों उदाहरण में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी के उदाहरण संपन्न होते हैं, कंप्लीट होता है उदाहरण और उसके मुख्य बिंदु कंप्लीट होता है। लेकिन इस वर्नर्स थ्योरी का जो डिसएडवांटेज है, इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। इसमें कुछ डिसएडवांटेज आ लगते हैं जिसके कारण एक अन्य थ्योरी आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत। तो वो कौन कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं, देखो जितने भी हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली वर्नर्स ने कोबाल्ट के ही यौगिकों में बताया। तो सबसे पहला जो वर्नर्स साहब हैं उन्होंने तो चुंबकीय गुण के बारे में व्याख्या नहीं किया। चुंबकीय मैं क्या बता रहा हूं, डिसएडवांटेज बता रहा हूं। इस डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की वर्नर साहब ने। कौन से यौगिकों में, समन्वय यौगिकों में। समन्वय यौगिकों की चुंबकीय गुण के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया। दूसरा तो प्रकाशीय गुण के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया। प्रकाशीय गुण के बारे में कुछ नहीं बताया। समन्वय यौगिकों के प्रकाशीय गुण के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और समन्वय यौगिकों के लिए
समन्वय यौगिकों के लिए केंद्रीय धातु या समन्वय यौगिकों के लिए केंद्रीय धातु सेंट्रल एटम जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, वही क्यों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली डी ब्लॉक के तत्व ही समन्वय यौगिक का निर्माण करते हैं। तो समन्वय यौगिकों का निर्माण या सेंट्रल एटम, समन्वय यौगिकों में सेंट्रल एटम केवल डी ब्लॉक के ही तत्व क्यों करते हैं, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करता। कौन? यह वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, पहला पॉइंट है चुंबकीय गुण के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया। दूसरा है प्रकाशीय गुण के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता, यह वर्नर्स थ्योरी। और तीसरा है कि समन्वय यौगिकों में सेंट्रल एटम के रूप में डी ब्लॉक के तत्व ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ऐसा क्यों, इनके बारे में कोई व्याख्या नहीं करता वर्नर्स थ्योरी। इसीलिए आगे जो है इन कमियों को दूर करने के लिए एक थ्योरी उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दो सिद्धांत का जन्म होता है इन सारे गुणों की व्याख्या करने में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, वर्नर्स का थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।